नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 हिंदी का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जागू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते। यहाँ पे पत्र और चिट्ठी से मतलब जो लेटर होता है, तो बता रहे हैं कि हम आजकल क्या करते हैं, फोन का उपयोग करते हैं, उसमें एसएमएस भेजते हैं, परंतु वो सुख नहीं मिलता जो सुख हमें क्या है लेटर के माध्यम से मिलता, पत्र के माध्यम से मिलता, चिट्ठी के माध्यम से मिलता है। और बताया कि मतलब ये पत्र हमारी जिंदगी का जो शुरुआत होती है उसका सिलसिला क्या है, इसी से चलता है। जैसे चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, उन सभी में इन पत्रों की बहुत भूमिका होती है। और जो पत्र होते हैं उनको बताया कि किस भाषा में क्या बोला जाता है। उर्दू में खत बोलते हैं, संस्कृत में पत्र बोलते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम। ऐसे क्या है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और यह हम पत्र को आज भी बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं। मोबाइल में एसएमएस होता है, उसको तो हम डिलीट कर देते हैं। फोन आता है तो हम उसकी लिस्ट को हटा देते हैं, परंतु यदि लेटर होता है तो हम लेटर को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। और इस लेटर के माध्यम से हमारी जो लेखन कला है उसका भी पता चलता है कि हमारे लेखन कला की जो दायरा है वह कितना बड़ा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। और बता रहे हैं कि तमाम ठिकानों तक जो पत्र होते हैं, मतलब जिसका जो एड्रेस होता है उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। और बता रहे हैं कि इनका क्या महत्व होता है। ये जो चिट्ठियां हैं वह कितनी रोज हर घर में पहुंचती हैं, तो 4.5 करोड़ चिट्ठियां क्या है डाकघर में डाली जाती हैं और ये क्या है उनके घर तक पहुंचती हैं। और उन पत्रों का, जिनके घर ये पत्र पहुंचते हैं, क्या अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की
आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे बताया है कि जो लेटर है, जो पत्र हैं, उसका क्या उपयोग होता है, और टेलीफोन वगैरह ये तो अपना महत्व रखते हैं, परंतु जो गांव में जो पत्र हैं उनका महत्व आज भी वैसा बना हुआ है जैसे कि पहले था। इसका कारण है कि जो डाक विभाग है उन्होंने क्या है, लेखन प्रक्रिया, पत्र लेखन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रतियोगिताएं भी करवाई, और इनका जो सिलसिला है वह कब से शुरू हुआ था, तो 1972 से शुरू हुआ, ताकि सब लोग क्या है, पत्र के बारे में जान सकें, पत्र के महत्व को समझ सकें। और एक अच्छी बात यह हुआ कि ये ट्रेन चलने लगी, तो ट्रेन की वजह से जो पत्र हैं वह जल्दी से जल्दी पत्र वालों के घर पहुंचने लगी, मतलब जिसका जहां पत्र है। और एक खास बात यह भी है कि बड़े शहरों महानगर जितने भी हैं, इस साधन का क्या है, तेजी से विकास कर रहे हैं। और फैक्स, ईमेल वगैरह ही, मोबाइल, चिट्ठी, ये शहरों में तो बहुत उपयोगी होते हैं, गांव में भी पहुंच गए, परंतु जो डाक की संख्या है वह क्या है, वह भी लगातार बढ़ ही रही है, कम नहीं हुई है। अब है जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। यहाँ पर बता रहे हैं कि पत्रों का सवाल है, यदि बात करें पत्रों की, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी पत्र लिखा ना हो या किसी से लिखवाया ना हो, मतलब हर कोई मिल जाएगा जिसने पत्र लिखा है या लिखवाया हो, और उस पत्र का इंतजार भी किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। बता रहे हैं कि ये जो सैनिक लोग होते हैं, अब सैनिक लोग क्या है, बाहर जाते हैं, लड़ाई करने के लिए जाते हैं, सीमा के पार जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, तो अब वो क्या कर सकते हैं, अपने परिजनों से मिलने के लिए पत्र का इंतजार ही कर सकते हैं, और वो उन पत्र का इंतजार इतनी उत्सुकता के साथ करते हैं कि मतलब उनकी मिसाइल ही दी जा सकती है। ये सीन आपको देखना हो तो बॉर्डर पिक्चर में आप इस सीन को देख सकते हैं। और एक दौर था जब लोग क्या पत्रों का महीनों महीनों भर इंतजार करते थे, परंतु ये बात अब नहीं रही। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। बता रहे हैं कि जो परिवहन के साधन के विकास ने क्या कर दी है, जो चिट्ठी की आत्मीयता थी उसको दूरी में बदल दिया है। पहले लोगों के लिए क्या संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, मतलब चिट्ठी के माध्यम से ही वो एक दूसरे को अपनी बात बता सकते थे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजे और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। आगे बता रहे हैं कि मतलब आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं कि वो अपने जो पुराने पूर्वज हैं उनके जो पत्र हैं, चिट्ठियां हैं, उनको संजो कर रखें, वो भी कैसी विरासत के रूप में रखे हुए हों। और जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, पत्रकार होते हैं, कवि होते हैं, प्रशासक होते हैं, सन्यासी होते हैं, ये सब भी क्या है, पत्र के माध्यम से अपनी चीजों को संभाल कर रखते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। आगे बताया कि यदि ऐसी साधन पहले उपलब्ध होते, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा जी को बहुत सारे पत्र लिखे हैं, तो वो पत्र हमें प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम SMS को क्या करते, पढ़ते हैं और डिलीट कर देते हैं। तो ये जो लिखित रूप में हमें
पिता के पत्र पुत्री के नाम प्राप्त हुए, ये प्राप्त नहीं हो पाते। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। मतलब बता रहे कि ऐसे बहुत से संदेश हैं जिनको हम क्या संभाल कर रख सकते हैं, और बहुत सारी जो हस्तियां हुई हैं बड़ी बड़ी, तो उनकी यादों को, उनकी धरोहर को हम पत्र के माध्यम से ही अपने पास रख सकते हैं। भारत में श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। और बताया है जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने भी क्या है बहुत सारे पत्र लिखे हैं। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो ये पत्र के माध्यम से ही अपने संदेश को भेजते थे और प्राप्त करते थे। तो ये जो पत्रों का अनूठा संकलन है, संग्रह है, ये आपको क्या संग्रहालय में प्राप्त हो जाएगा। और देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना इसी के माध्यम से होता था। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। आगे बता रहे हैं कि भारत में आज़ादी के पहले जो महासंग्राम के दोनों अंग्रेज अफसर जो क्या करते थे, अपने परिवार के लोगों को पत्र लिखते थे, तो वही पत्र क्या है आगे चलकर पुस्तक का रूप बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। आगे बता रहे हैं कि सिर्फ महात्मा गांधी जी को यदि पत्र लिखना होता था तो महात्मा गांधी इंडिया करके ही एड्रेस डाल देते थे, तो ये पत्र महात्मा गांधी जी के पास स्वयं ही पहुंच जाते थे। और आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था कि मतलब उनका नाम से ही उनका पत्र उनके घर पहुंच जाता था। अब है गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है कि उनके पास देश विदेश के सभी पत्र आते थे, परंतु जैसे ही उनके पास पत्र आते थे तो वो आलस नहीं करते थे कि पत्र का जवाब नहीं देते, बल्कि जैसे ही पत्र आया तुरंत उसका उत्तर लिखकर भेज देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। आगे बता रहे हैं कि जो ये पत्र पहुंचते थे तो ये पत्र क्या है, कई लोग क्या है प्रशस्ति पत्र के रूप में रखते थे। जैसे हमें प्रशंसा पत्र मिलता है तो हम क्या है उसको फ्रेम करवा के रखते हैं, ऐसे ही ये लोग क्या है इन पत्रों को फ्रेम करवा कर रखते हैं। और जो पत्रों का जादू है ये क्या है बहुत ज़्यादा चला हुआ था, और इसी पत्रों के जादू के कारण ही कई भाषाओं में इस पत्रों के ऊपर क्या है किताबें भी लिख चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों की आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अब बता रहे हैं कि जो पुस्तकें लिखी गई तो किन किन नामों से लिखी गई हैं। तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। कैसे, तो पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, ये पुस्तक है। फिर दूसरा है निराला के पत्र हमको लिखो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती। ऐसी मतलब बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी।
कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। और बता रहे हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद है उपन्यासकार, वो क्या है, खास तौर पर जो नए लेखक होते थे उनको प्रेरणा देने के लिए जवाब देते थे। और ऐसे ही महात्मा गांधी लिखते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर पत्र लिखते थे, नेहरू जी पत्र लिखते थे। और इन सब के जो पत्र होते थे वह प्रेरणादायक होते थे, शिक्षा देने वाले होते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। बता रहे हैं कि जब महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ के बीच के पत्राचार का जो संग्रह है 1945 से 1941 वह भी प्रकाशित हो चुका है, अर्थात छप चुका है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। आगे बता रहे हैं कि जो पत्र व्यवहार की परंपरा है वह हमारे भारत में क्या है, बहुत पुरानी है और इसका जो असली विकास है वह आज़ादी के बाद ही हुआ है। और जितने भी सरकारी काम वगैरह होते हैं, जितने भी गुडविल डाक विभाग के जो काम है इसके द्वारा ही होते हैं। इसकी खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का यह काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। मतलब नए नए आधुनिक साधन आ गए हैं, फोन आ गया, SMS आ गया, फैक्स आ गया, उसके बाद भी यदि ये पत्र की अहमियत देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है और आज भी बनी हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। मतलब बता रहे कि चाहे बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हों, चाहे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हों, चाहे जंगल में रहने वाले लोग हों, चाहे रेगिस्तान में रहने वाले हों, सभी क्या है, पत्र का आज भी वैसे ही इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। और बता रहे हैं कि आज भी लोग क्या है, डाकघर में जाते हैं, अपने पत्र के बारे में पूछते हैं। और बता रहे हैं कि जो दूर देहात हैं, बहुत मतलब गरीब गांव है, मतलब जहाँ पर आने जाने की व्यवस्था नहीं है, फोन की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, ऐसे घरों में भी जो वहाँ का चूल्हा जलता है, खाने पीने का जो सामान बनता है वो मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था के कारण ही बनता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। मतलब गांव में आज भी डाकिया जाता है तो उसको देवदूत के समान ही समझा जाता है कि मतलब ये हमारे लिए तो क्या है, देवता दूत बनकर आए हैं। इस पाठ को लिखने वाले हैं अरविंद कुमार सिंह। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। प्रश्न अभ्यास में हम सबसे पहला प्रश्न देखेंगे पाठ से। पाठ से में सबसे पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो क्योंकि जो पत्र पढ़ने में हमें आनंद आता है वो SMS में नहीं आता। तो इसी के आधार पर यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है कि पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फोन SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकता है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है।
ये कई किताबों का आधार भी बन सकते हैं। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या SMS द्वारा दिए गए संदेश में नहीं हो सकती। अगला है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़द, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सी भाषा में क्या कहा गया है। तो खत उर्दू का है, कागज आपका कन्नड़ का है, उत्तरम तेलुगु का है, जाबू तेलुगु का है, लेख तेलुगु का है, कड़ित तमिल का है, पाती हिंदी का है, चिट्ठी हिंदी का है, और जो पत्र शब्द है वह क्या है, संस्कृत का है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। तो पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। मतलब बच्चों को पत्र लेखन एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें बच्चे पत्र लिखते हैं। और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से चलाया गया है। अगला है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में लिखे होते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में रख सकते हैं, जबकि SMS को मोबाइल से सहेज कर नहीं रख सकते। मोबाइल में सहेज कर संभाल कर नहीं रख सकते क्योंकि उनको रखने की एक क्षमता होती, मतलब उस क्षमता से बाहर वह नहीं रह सकते। SMS को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के सभी संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हमें प्राप्त होता है। अब है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो पत्रों का चलन कभी कम नहीं हुआ था और ना ही कभी होगा। चिट्ठियों की जगह कोई भी नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, पाठ से आगे। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। तो बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। पहले होता था पैसे नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, ऐसे ही पत्र लिख करके भेज देते थे, और जो पत्र प्राप्त करता था उस पत्र की जो राशि होती थी, पैसे होते थे, वह उनको देता था। आज भी ऐसा होता है पर कम होता है। अब अगला प्रश्न है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे? जो पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है, इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य, 2 और 3 अंक उपक्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, क्योंकि पिन कोड के माध्यम से जो हमारा पत्र होता है वो सही जगह पर पहुंच जाता है। अब अगला प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? तो महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पहले से ही पता होता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। अगला है अनुमान और कल्पना।
रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के ढाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। तो यहाँ पर हम पक्षी या बादल को क्या है, डाकिया मान सकते हैं। तो मान लो मेरे को कोई पत्र भेजना है तो मैं पक्षी को अपना माध्यम बनाती हूँ या बादल को। तो जैसे मैंने कबूतर को चुना, तो कबूतर के पंजे पर मैंने अपना पत्र लिख करके अपने मित्र को भेजा, क्योंकि मुझे उस मित्र की बहुत याद आ रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरा मित्र बड़ी मुसीबत में है। इसलिए मैंने कबूतर के माध्यम से अपने संदेश को अपने मित्र तक भेजा। अगला, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो संस्कृत साहित्य के जो महाकवि कालिदास जी हैं, इन्होंने संदेशवाहक के रूप में मेघ अर्थात बादल को दूत बना करके एक काव्य लिखा है, जिसमें वो क्या है, मेघ के माध्यम से अपने संदेश को भेजते हैं। तो यहाँ पर मेघदूत में बादल को उसके प्रियतम तक संदेश भेजने के लिए, प्रिया के पास संदेश भेजने के लिए भेजा गया है। और इसी बादल को दूत बना करके जो कालिदास ने हैं, इन्होंने एक काव्य लिखा है जो मेघदूत काव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसमें आने वाले मतलब जितने भी लोग हैं उनको शांति देना, विश्राम करना, वहाँ तक जाना, विदिशा का भी इसमें वर्णन आया है, विदिशा नगरी का। तो इस प्रकार से वह नायक अपनी नायिका को एक संदेश भेजता है जिसमें वह बताता है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, और उस संदेश को ला करके मेघ वापिस उस नायक को देते हैं। आगे, पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है चाचा रे कागा विदेश वा, मेरे पिया से कहियो संदेश वा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए। प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थान तक पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। मान लीजिए आपको एक पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना हो, तो आप वह पत्र किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे। मैं यदि पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना चाहूँगी तो मैं अपनी माँ को पत्र भेजना चाहूँगी और उसमें यह लिखना चाहूँगी कि परम पूजनीय माता जी, आपको प्रणाम। मैं यहाँ पर स्वस्थ हूँ तथा कल्पना करती हूँ कि आप भी वहाँ पर स्वस्थ होंगी। माँ, मुझे आपकी सीख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं ये पत्र लिख रही हूँ। माँ, मैं यहाँ पर एक दुविधा में पड़ गई हूँ कि मैं कौन सा कंपटीशन दूँ। मैं ISS का दूँ या फिर MPPSC का एग्जाम दूँ। कृपया माँ, मुझे आप मार्गदर्शन दें। आपका आज्ञाकारी पुत्र पुत्री सपना जैन। तो इस प्रकार से मैं लिखना चाहूँगी। अब केवल पढ़ने के लिए दी गई राम दरस मिश्र की कविता चिट्ठियाँ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है, पत्र के पते की तरह। और क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय में विचार विमर्श कीजिए। तो जब तक हमारे पत्र में सही एड्रेस नहीं होगा, सही पता नहीं होगा, तो हमारा जो पत्र है वह क्या है, जिस व्यक्ति को हमें भेजना है उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकता। तो उसके लिए क्या है, सही पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे ही हमें अपना जब भविष्य बनाना हो तो हम क्या करते हैं, विद्यालय में जाते हैं, और विद्यालय में जो हमारा विकास होता है उस विकास के कारण ही हम आगे क्या है उन्नति कर पाते हैं। और
एक विद्यालय में अनेक प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो कोई विज्ञान में निपुण होता है, तो कोई मैथ में निपुण होता है, तो कोई सामाजिक विज्ञान में होता है, कोई हिंदी में होता है, कोई संस्कृत में होता है, कोई अंग्रेजी में होता है। तो सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं, अर्थात नौकरी करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो पत्र है वह पत्र क्या है, हमारे लिए बहुत उपयोगी, और उस पत्र के साथ साथ उसका जो सही एड्रेस है वह एड्रेस भी जरूरी है, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य हमें पता होगा तो हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही चिट्ठी पर यदि पता सही लिखा होगा तो वह उस व्यक्ति तक पहुंच सकता है जिसके पास उसे भेजना था। अब आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात से मतलब है व्याकरण से, ग्रामर से। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र की योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र, निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र आदि। अगला है व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो जो व्यापारिक में एक प्रत्यय जुड़ा है, तो ऐसे ही हमें एक प्रत्यय से बने हुए शब्द अपना जो पाठ्य पुस्तक है उससे खोज करके लिखना है, ढूंढ कर लिखना है। तो एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे स्वाभाविक, साहित्यिक, व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रवि धन इंद्र, तो हो जाएगा रविंद्र। इस संधि में ई धन ई बड़ी ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं, जैसे संग्रह धन आलय, संग्रहालय, महाधन आत्मा, महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपनी शिक्षिका शिक्षक को दिखाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो संधि की परिभाषा दी गई है। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को या बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि ई और ई, तो ई और ई क्या है, ये स्वर हैं। जब ई और ई मिले तो क्या बड़ी बन गई, तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। तो यहाँ पर जो बदलाव हुआ है वह किस रूप में हुआ है, बड़ी के रूप में हुआ है। तो जो बड़ा होता है, बड़े को हम क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो गई। तो ऐसे ही हमें क्या है और भी उदाहरण लिखने, और यहाँ पे हमने जो संधि है स्वर संधि उसके 4 प्रकार बताए हैं: दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर इनके जो उदाहरण हैं उनको बताना है। तो हम ऐसे ले सकते हैं गुरु धन उपदेश। तो गुरु में उ और उपदेश में उ, तो क्या हो गया, बड़ा उ, तो हो गया गुरु उपदेश। ऐसे हिम धन आलय, तो क्या हो गया, हिमालय। भोजन धन आलय, तो भोजनालय। स्वेच्छा, सुधन इच्छा। अनुमति, अनुधन मति। कवि धन इंद्र, कवींद्र। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। सदा धन एव, सदैव। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।